जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें अपन बहुत सारी चीजें देखेंगे पर स्टार्टिंग है अभी, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, देखो क्या सबसे फर्स्ट क्या आता है इसमें, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी पहले तो समझो कि ये होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनको अपन मेजर कर सके। ऐसी क्वांटिटी जिनको अपन मेजर कर सके वो क्या होती है? सारी फिजिकल क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, उनको अपन क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स, और फिजिक्स के लॉज के हिसाब से उनको एक्सप्रेस भी कर सके। ठीक है, फिजिक्स के लॉज के हिसाब से उनको एक्सप्रेस भी कर सके। जैसे समझो पहले तो कि जिनको मेजर कर सकते हैं। अब कौन कौन सी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं? जैसे एग्जांपल देखो, मास को मेजर कर सकते हैं, कर सकते हैं। किसी के ऊपर लगाया गया फोर्स मेजर कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अच्छा मेरे को बताओ, प्यार को मेजर कर सकते हो क्या? नहीं, लव को मेजर नहीं कर सकते। किसी से हेट, भाई साहब घृणा को भी मेजर नहीं कर सकते हो आप, नहीं कर सकते ना। ये चीज मेजर नहीं कर सकते। जो मेजरेबल है जिनको मेजर कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपके पास में एक्सेलरेशन हो गया, जैसे वेलोसिटी हो गई, इन सब चीजों को मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। जिनको मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। और सबके फॉर्मूले भी होते हैं, तो सबके फॉर्मूले हैं तो मतलब लॉज ऑफ फिजिक्स को भी ये फॉलो करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये होती है फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है वो उसकी मैग्नीट्यूड और यूनिट पे डिपेंड करता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट पे डिपेंड करता है। ठीक है, एनी फिजिकल क्वांटिटी is represented by its magnitude and unit। उसकी मैग्नीट्यूड और यूनिट से। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्यों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उसके मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट से। मैग्नीट्यूड, इसको या तो मैग्नीट्यूड बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। क्लियर है? तो ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये उसकी यूनिट हो गई। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एग्जांपल देते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा, सब आए। देखो, जैसे मैंने कोई फिजिकल क्वांटिटी ली क्यू, उसका मैग्नीट्यूड था 5। अब 5 से मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, 5 से मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैंने बोला कि 5 मीटर, तो ये फिजिकल क्वांटिटी का नाम जो है वो लेंथ हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं यहीं पे फिजिकल क्वांटिटी को बोलूं कि 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी का या तो स्पीड हो सकता है या फिर वेलोसिटी भी हो सकता है। अभी वेलोसिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन भी होती है। अभी डायरेक्शन नहीं है लाला। ठीक है, डायरेक्शन नहीं है। अब देखो फिर इस Q को और कैसे रिप्रेजेंट करें। देखिए, जैसे मैं बोलूं कि 10 न्यूटन, अगर मैग्नीट्यूड है, अगर मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रखा है तो भी फिजिकल क्वांटिटी का पता नहीं लगेगा, या फिर सिर्फ यूनिट दे रखी है तो भी फिजिकल क्वांटिटी का पता नहीं लगेगा। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए भाई साहब, जरूरी है।
दोनों प्रोडक्ट में होने जरूरी है, अगर दोनों होंगे तो ही फिजिकल क्वांटिटी का पता लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो समझ में आया फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका, उसकी यूनिट और उसके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट कर देंगे तो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। Q इज इक्वल्स टू N इंटू U। क्लियर है, ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको अपन क्या कर सके, मेजर कर सके। जिनको मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, जिनको मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। क्लियर, आगे चले, ठीक है। देखो लिख लो, अगर उतारना है तो उतार लो, नहीं तो चलते हैं आगे, क्या ही उतारोगे। अच्छा एक चीज देखना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। एक चीज समझना, एक पॉइंट ही ले लो, एक नॉर्मल सा पॉइंट मैं लिख देता हूं। देखो क्या है, वाइल एक्सप्रेसिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का अमाउंट अपन लिख रहे हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी को भी, जैसे मैंने बोला 10 किलो चीनी ले ली है ना, वैसे लिख रहे हैं, तो इसकी यूनिट भी चेंज हो सकती है, ठीक है। while expressing the amount of substance of a physical quantity its unit में changes, इसकी यूनिट भी चेंज हो सकती है, एंड मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो चेंजेस, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, बट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट डज नॉट चेंजेस। समझो भाई, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें n इंटू यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। इसमें इसकी यूनिट चेंज होगी तो इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, यूनिट चेंज होगी तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, या फिर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो यूनिट भी चेंज हो सकती है, या फिर दोनों ही चीजें चेंज हो सकती है। भाई क्या बोला गया है, व्हाइल एक्सप्रेसिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस करने पे, मतलब लेने पे, उसकी यूनिट भी चेंज हो सकती है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, पर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट डज नॉट चेंजेस। मतलब n इंटू यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ नहीं आया सर, नहीं आया, बताएंगे, सब्र करो, बता दो, ठीक है। जैसे मैंने 10 किलो चीनी ले ली, 10 किलो चीनी ले ली, ठीक है, 10 किलो चीनी ले ली। अब अगर 10 किलो चीनी लेने पे मैं इसको बोलूं कि इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, कर सकते हो, कर देते। जैसे 10 इंटू 1000 ग्राम कर दो सर, ऐसे नॉर्मल सी चीज है सर, हलवा है, हलवा सा। देखो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 ग्राम हो जाएगा। देखो इसकी यूनिट चेंज हुई है, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज हुआ क्या। 10 किलो ली थी, अभी भी 10 किलो ही है ना चीनी। अभी ऐसा थोड़ी है कि 10 किलो से 20 किलो हो गई या 30 किलो हो गई, नहीं हुई ना। 10 किलो चीनी ली, उसकी यूनिट चेंज कर दी, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, पर मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड और यूनिट, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बराबर ही आ रहा है क्या। जितनी चीनी पहले थी उतनी ही चीनी अभी है। आया समझ में। जैसे पहले 10 किलो चीनी ली, केजी में कन्वर्ट कर रहे, अब केजी को कन्वर्ट किया ग्राम में, तो कितना आ गया, 10 की पावर 4, यानी 10,000 ग्राम चीनी, 10,000 ग्राम चीनी। अब ये 10 किलो ही है या फिर 10 किलो से ज्यादा है, बढ़ गई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज नहीं होगा, मतलब n इंटू यू कॉन्स्टेंट रहेगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज नहीं होगा।
क्लियर है ना? देखो समझ लो, ये चीज बहुत अच्छी है, समझ लो, आगे क्वेश्चंस भी इसी से होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, यहां से एक और चीज आती है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, मतलब आप यूनिट बड़ी रखोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू घटती जाएगी। अरे भाई, जैसे इस ग्राम को, ग्राम छोटी यूनिट है, इसको मैं केजी में कन्वर्ट कर रहा हूं तो अभी 10,000 ग्राम था, अब केजी में कन्वर्ट किया तो 10 केजी हो गया ना, मैग्नीट्यूड कम हो गया ना भाई। इस यूनिट को बढ़ाने पे मैग्नीट्यूड कम हो गया, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो यूनिट छोटी हो जाएगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड बढ़ा देंगे, मैग्नीट्यूड बढ़ा देंगे तो यूनिट कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, यूनिट ग्राम में आ गई, कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इस ग्राम को, मतलब ग्राम से यूनिट बढ़ी, केजी में आई, केजी में आए तो अपन मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो यूनिट कम हो जाएगी। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, उतारो फटाफट, लिखो, मिटा दे। ठीक है, देखो अरे भाई लाला, साइंस तो ले ली तूने, है ना? कोई नहीं, चलो इधर आओ। देखो, अपन देखते हैं कुछ रेशो, रेशोज के पास में यूनिट नहीं होती, रेशोज के पास में यूनिट नहीं होती। जैसे जैसे मैंने एक रेशो लिया, नॉर्मल सा रेशो ले रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बताना भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला सर क्लास 10th में पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। ठीक है, यही होगा। वेलोसिटी ले लो या स्पीड ले लो, डायरेक्शन मत लो, स्पीड ले लो। ठीक है, तो इन दो, इसकी यूनिट क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 मीटर पर सेकंड, नीचे में इसकी मीडियम सेकंड में भी मीटर पर सेकंड। ये यूनिट से ये यूनिट मर गई तो ये क्या हो गया? ये तो यूनिटलेस हो गया, अनाथ हो गया भाई। क्या हो गया? यूनिटलेस। ये यूनिटलेस है। क्लियर है? इसके पास में कोई यूनिट नहीं होती। रेशोज जनरली कांस्टेंट होते हैं, रेशोज जनरली कांस्टेंट होते हैं, पर कुछ रेशोज हैं जो कांस्टेंट नहीं होते हैं। अभी बताएंगे, धीरे धीरे बताते हैं। इसके पास में यूनिट नहीं होगी, मतलब ये रेशो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट वैल्यू ही देगा, इसके पास में यूनिट नहीं होगी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज 2.5, 2.8, 1.5, 1.7, ऐसा ही देखा था 10th क्लास में। ठीक है, अब देखो यहां पे दूसरी चीज लेके चले, स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब स्ट्रेन भी मतलब, अभी रहने दो क्योंकि तुम्हें अभी पता ही नहीं है ना, स्ट्रेन के बारे में पता नहीं है। स्ट्रेस तो वैसे भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, वो उसके पास में तो यूनिट होती है, स्ट्रेस के पास में। ठीक है, स्ट्रेन होता है, वैसे स्ट्रेन बता दूं? चलो देखिए, स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये लेंथ है, इसको खींचा तो लेंथ इंक्रीज हो गई ऐसे, तो ये लेंथ में चेंज आया डेल्टा एल, और ये पहले लेंथ थी एल, तो स्ट्रेन क्या होगा? स्ट्रेन होगा डेल्टा एल अपॉन एल। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, और इसकी भी यूनिट मीटर ही होगी, मीटर से मिनट, मीटर मेरा, तो ये भी यूनिटलेस होगा रे बाबा, होगा। ठीक है, स्ट्रेन भी यूनिटलेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यूनिटलेस है, पर ये पर बहुत होता है भाई साहब। एक्सेप्शन देखते हैं। ठीक है, क्या एक्सेप्शन है? देखो, एंगल की बात करें, एंगल, एंगल थीटा, थीटा ऐसे, ये एंगल ले लिया थीटा, ये एक हमने क्या ले लिया? आर्क कट कर लिया, एक सेगमेंट है। ठीक है,
अब देखो भाई साहब, ये हमने ये रेडियस ले ली आर, ये भी रेडियस ले ली आर, और यहां से यहां तक की लेंथ एल, लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं इसको। तो एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी, है ना, थीटा की वैल्यू क्या होगी, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस ऑफ आर्क, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो थीटा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए क्या, क्यों, क्योंकि देखो भाई साहब, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, रेडियस की यूनिट भी मीटर होगी, तो ये यूनिटलेस होगा, तो यूनिटलेस होगा तो कांस्टेंट होगा। बट इट हैव यूनिट, इसके पास में यूनिट होता है, और इट मेजर्स इन किसमें, डिग्री, ठीक है, एंड रेडियन मेजर्स, ठीक है, डिग्री एंड रेडियन, डिग्री में भी मेजर करते हैं इसको, रेडियन में मेजर करते हैं, डिग्री में 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है, रेडियन में π/2, π/6, π/3, π/4, 5π/4, मतलब कैसे भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इसको डिग्री में और रेडियन में। भाई साहब याद रखना, थीटा ही एक ऐसा रेशो है, मतलब एंगल ही एक ऐसा रेशो है जो रेशो होते हुए भी उसके पास में यूनिट है। एंगल ही एक ऐसा रेशो है जिसके पास में यूनिट होती है, अदरवाइज सारे रेशोज लगभग जनरली बोला है, जनरली कांस्टेंट ही होते हैं। क्लियर है, उतारो फटाफट, उतार लिया, ठीक है। देखो अब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स। तो देखो, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज के कुछ टाइप्स, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी के जनरली तो दो ही टाइप होते हैं, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, अभी दूसरे भी बताएंगे, थोड़ा ना सब्र करो। फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करे, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि सबसे मैटर की सबसे छोटी यूनिट एटम होती है, ठीक है, मैटर की सबसे छोटी यूनिट एटम, बॉडी के अंदर सेल सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है, लिविंग थिंग की सबसे छोटी यूनिट सेल है, ऐसे बोलते हैं। पर बाकी फिर वो भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से जैसे बनता है ना, सेल को भी अपन साइटोप्लाज्म वगैरह और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो वैसे बनाते हैं। तो ऐसे ही फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करे, जो किसी दूसरे से मिलके नहीं बनी हो, दोज क्वांटिटीज विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करे, वो क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। दोज क्वांटिटीज, दोज physical quantities which does not depend on any other physical quantity, ऐसी क्वांटिटीज जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करे, वो क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। वो क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जो दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड करेंगी,
है ना, या फिर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर मेड फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जो बनी ही दूसरी क्वांटिटीज से मिलके है। ठीक है, इसका एग्जांपल दिखाएं, इसका भी एग्जांपल, पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो इसका एग्जांपल, पहले मैं बात करूं फर्स्ट एग्जांपल लेंथ किसी और चीज से मिलके नहीं बना है। लेंथ की यूनिट मीटर होती है। ठीक है, यूनिट भी साथ के साथ लिखता चलूं मैं इनकी, मीटर। फिर सेकंड क्वांटिटी देखो, मास यूनिट केजी। ठीक है, फिर थर्ड क्वांटिटी टाइम, है ना, यूनिट सेकंड। फोर्थ क्वांटिटी टेम्परेचर। ठीक है, यूनिट केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस, है ना, अभी केल्विन ही है ना, इंटरनेशनल ऐसा यूनिट में केल्विन ही करता है, यूनिट के बारे में भी आगे देखेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक। फिर देखो इसके बाद में आती है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसकी यूनिट होती है कैंडेला, सीडी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है। फिर अपने पास में आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं मोल से। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोल से। ठीक है, ऐसा भाई रिप्रेजेंट भी मोल से करते हैं, MOL ऐसा यूनिट है इसकी। ठीक है, और MOLE लिखते हैं। अच्छा, एक और चीज, करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर, आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई सारी फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल। कितनी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7, कितनी? 7 फिजिकल क्वांटिटीज है। यहां पे देखो, यहां पे ये डेराइव्ड क्वांटिटी, ये कितनी भी हो सकती है, ये इनसे मिलके ही बनी है। ठीक है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ले लो आप, स्पीड ले लो, स्पीड मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, वेरी सॉरी। ठीक है, फिर एसेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है, पर और कैसे लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी इन्हीं से मिलके बनी। ये सारी क्वांटिटीज किससे? फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनी है। ये सारी क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनी है। ठीक है, इनको इसलिए डेराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। क्लियर है। क्वांटिटीज में 2 क्वांटिटीज और पढ़ लो, 2 क्वांटिटीज और कौन सी? स्केलर और एक वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनके पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। दोज क्वांटिटीज विच ओनली हैव मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड होता है क्या, यूनिट नहीं होती? अरे भाई, यूनिट तो होती है पर डायरेक्शन नहीं होती है। ये रेशो नहीं है, ये रेशो नहीं है। इसके पास में यूनिट है, मैग्नीट्यूड है, यूनिट भी है, पर डायरेक्शन नहीं है ना। दे डू नॉट हैव डायरेक्शन, इनके पास में डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, दोज quantities which have both magnitude and direction, and follows vector laws of addition। नॉर्मल एडिशन मेथड से ऐड नहीं होंगे ये क्वांटिटीज, नॉर्मल एडिशन मेथड से ऐड नहीं होती है, इनके लिए अलग एडिशन मेथड करना पड़ेगा। क्लियर है ना, आ रहा है समझ में?
ठीक है। एक और क्वांटिटी कहां लिखे, यहां लिख दें, यहां यहीं लिख देते हैं, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है। अब ये टेंसर क्या बोला है, ये क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, पर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती हैं। जैसे इसके पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड था, इसके पास में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों, और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो कर रही है। पर टेंसर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी जिनके पास में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रही है। क्लियर? दोज फिजिकल quantities which have both magnitude and direction but does not follow vector laws of addition। क्लियर है? दिख रहा है ना? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास में मैग्नीट्यूड भी होगा, जिनके पास में डायरेक्शन भी होगी, पर वो किसको फॉलो नहीं करेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। करंट की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा सर्किट के अंदर। ठीक है, सर्किट के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो ये डायरेक्शन ही तो है, पर ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इसका एडिशन नॉर्मली हो जाता है। इसको ऐड करने के लिए वेक्टर के रूल्स की जरूरत नहीं होती, इसका एडिशन नॉर्मली हो जाता है। क्लियर है ना? आ रहा है समझ में? लिख लो फटाफट, लिख लो, बेटा ने, ठीक है। अरे चमक गया क्या? चमका नहीं चमका? चमक गया मतलब आ गया क्या? चलो देखो इधर, अब अपने पास में फंडामेंटल क्वांटिटीज जो थी, उनके अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। ठीक है, तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, there are 7 fundamental quantities। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी वो देखो पहले। ठीक है, कौन कौन सी थी? मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, luminous intensity और करंट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो, मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट केजी होती है। क्लियर है ना? ठीक है। टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से, इसकी यूनिट क्या होती है? सेकंड। अभी डायमेंशन नहीं बता रहा हूं, डायमेंशन अलग चीज है, जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं वो डायमेंशन पे मत जाना। ठीक है, डायमेंशन अलग चीज है, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं कि क्या होता है। मास की यूनिट केजी होती है, नॉर्मली याद रखो, मास की यूनिट केजी होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है। टेम्परेचर को थीटा से या केल्विन से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, इसकी यूनिट केल्विन होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नॉर्मली लिखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नॉर्मली मोल ही लिखते हैं। ठीक है, एन से लिखते हैं, एन से, एन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब इसकी यूनिट मोल होती है, MOLE। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? MOL से। ठीक है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कैंडेला, यूनिट होती है कैंडेला। ठीक है, कैंडेला CD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, करंट
करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट है एम्पियर, एम्पियर, ठीक है, कैपिटल ए से, कैपिटल ए से। अभी डायमेंशंस अलग हैं, डायमेंशंस नहीं है ये, डायमेंशंस अलग आएंगे, ठीक है, मिटा दे, ठीक है, ओके। देखो भाई यूनिट देखो, यूनिट के बारे में दिखाते हैं। यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट लिख लो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स का कोई सिस्टम है, सिस्टम में अलग अलग तरीके से, जैसे नॉर्मली कहीं पे कुछ अलग तरीके से यूनिट को कैलकुलेट किया जाता है, कहीं पे कुछ अलग तरीके से यूनिट को कैलकुलेट किया जाएगा। इंडिया में नॉर्मली एमकेएस सिस्टम चलता है, यूएस में नॉर्मली एफपीएस सिस्टम चलता है, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में अपने पास में क्या क्या आएगा, देखो 3 तरीके के सिस्टम है, ठीक है, नॉर्मली 3 तरीके के, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस, और एक अपन एसआई भी लिख लेते हैं, एसआई। अभी इस एसआई के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। एफपीएस, एफ फॉर फुट, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है फुट में, ठीक है, और पी फॉर पाउंड, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, पाउंड मतलब मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, मास को कैलकुलेट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट नहीं, मास को कैलकुलेट कर रहे हैं, और एस फॉर सेकेंड, टाइम को रिप्रेजेंट, ठीक है। सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। एमकेएस, एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। और एसआई यूनिट जो है वो क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है इसका, एमकेएस का, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एमकेएस यूनिट सिस्टम। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, हीट एंड लाइट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, हीट एंड लाइट, ये 4 और फिजिकल क्वांटिटीज जुड़ जाएंगी, ठीक है। इन सबको 4 फिजिकल, अदर 4 फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ये ऐसा यूनिट में जुड़ जाती है, इनकी यूनिट फिर अपन अलग से निकालेंगे, इनकी यूनिट फिर अलग से निकालेंगे, जैसे कुलाम, जैसे फिर एम्पियर है अपने पास में, फिर कुलाम चल जाता है। अच्छा, फिर वहां पे देखो फ्लक्स की यूनिट आएगी, छोड़ो अभी तुम्हें तो वैसे भी नहीं आएगा। वैसे फ्लक्स की यूनिट क्या होती है नॉर्मली, रहने दो यार, फ्लक्स की यूनिट तुम्हारे बस की नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि 11th पढ़ रहे हो ना अभी। वहां पे मैग्नेटिज्म में जाके, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टेट में, वहां पे यूनिट अभी समझ में नहीं आएगी, वहां की यूनिट्स अभी समझ में नहीं आएगी, और ज्यादा हेडेक भी नहीं लेना, ज्यादा पैनिक भी नहीं करना, लिख लो एक बार इनको फटाफट, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स देखेंगे अभी, कैसे कैसे नॉर्मली कन्वर्जन करते हैं, पर इस लेक्चर में तो नहीं, अगले लेक्चर में जब डायमेंशंस पढ़ लेंगे तब, ठीक है, डायमेंशंस को पढ़ लेंगे तब देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही पार्ट फर्स्ट में, फिर आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।